नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका स्वागत करता हूं सचलक्ष्य ग्रुप के एक और चैनल सचलक्ष्य ग्रुप एकेडमिक्स में, जहां पर आपको एकेडमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। फिलहाल आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश का टॉपिक टेंस, और टेंस को पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो ये, स्टूडेंट्स ने काफ़ी डिमांड की थी कि सर टेंस पे वीडियो बनाइए। तो मैं उससे पहले आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो वीडियोस बनेंगी टेंस के ऊपर, ये 3 तरीके से बनेंगी। पहला तो एक सिंगल यानी कि आप प्रेजेंट के इंडेफिनिट के ऊपर एक वीडियो मिलेगी आपको, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के ऊपर, प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरह, और इस तरीके से सो ऑन, इस तरीके से वीडियो सिंगल टेंस पे और उनके सब पार्ट्स पे बनेंगी। दूसरी जो होगी उसमें एक प्रेजेंट टेंस एक साथ बनेगा, यानी कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की एक वीडियो बनेगी। पास्ट के सारे टेंसेस की, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की एक वीडियो बनेगी। ठीक है, मतलब एक ही में ये सारी वीडियोस होंगी। और इसी तरीके से फ्यूचर की एक कंबाइंड वीडियो बनेगी जिसमें फ्यूचर इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होंगे। और थर्ड कैटेगरी जो होगी, थर्ड टाइप की जो वीडियो मैं आपके लिए बनाने वाला हूं, उसमें आपको एक मैराथन वीडियो मिलेगी जिसमें आपको बेसिकली आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा टेंस, चाहे वो प्रेजेंट के सारे पार्ट हो, पास्ट के सारे पार्ट हो या फ्यूचर के सारे पार्ट हो, एक साथ मिल जाएंगे, जिसको हम मास्टर वीडियो या मैराथन वीडियो बोलते हैं, जिसमें टाइम मैटर नहीं करता, एक सिंगल वीडियो में पूरा आपको टॉपिक खत्म मिलेगा टेंस का। ठीक है, और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट सिंगल एक ही वीडियोस में सब सारा कंटेंट चाहते हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको जरूरत होती है कि यार हमें बाकी टेंस तो आता है लेकिन किसी पर्टिकुलर टेंस में प्रॉब्लम है, तो सर हमें वो पर्टिकुलर टेंस बता दीजिए। तो आप दोनों के अकॉर्डिंग मैं इस तरीके से टेंसेस बना रहा हूं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और कुछ स्पेशल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं टेंसेस को, बहुत ही क्लियर, आपको एकदम एक बार में समझ में आएगा। एक ही तरह के सेंटेंस को लेकर मैं सारे टेंसेस का मैं यूज करके बनाने वाला हूं, ताकि आपको कंपेरिजन करना ईजी हो और चीज़ों को समझना आसान हो। बट उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहां पर देखिए, टेंस जो है उसका मतलब होता है काल। ठीक है, यानी समय। तो बोला देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंसेस, 3 तरह के टेंसेस हैं हमारे पास। ठीक है, मेनली अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टेंस है जिसको वर्तमान काल कहते हैं, यानी कि जो समय चल रहा है। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, जो बीत गया समय। ठीक है, और फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल, यानी जो समय अभी आने वाला है। तो ये 3 तरह के मेन टेंसेस हैं, लेकिन इनकी सब कैटेगरीज भी है स्टूडेंट। इनको और अच्छी तरीके से समझने के लिए हमने फर्दर इसको डिवाइड कर रखा है। तो पहली कैटेगरी जो है उसमें लिखा है, पहले तो आप इस लाइन को पढ़ लीजिए, लिखा है टेंसेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 सब कैटेगरीज। तो 4 सब कैटेगरीज में क्यों बांटा गया मैंने आपको बताया, और अच्छी तरीके से समझने के लिए आप टेंसेस को 4 सब कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ठीक है, तो पहली कैटेगरी जो है वो है इंडेफिनिट, दूसरी है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी इसमें से जितने भी आपने मेन टेंसेस पढ़े हैं ऊपर, उन सबको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रेजेंट की ही बात करूं तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 4 टेंसेस ये बन गए। फिर पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट और पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 4 टेंसेस ये भी बन गए। इसी तरीके से फ्यूचर का इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी एक टेंसेस का एग्जांपल हो गया। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि 4 इसके बन जाएंगे, 4 इसके, 4 इसके। या यूं कह लीजिए कि 11th में एक चैप्टर होता है, ठीक है, उसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल। वैसे चैप्टर का नाम तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, बट उसमें जो रूल यूज होगा जिसके बेसिस पे मैं आपको समझाने वाला हूं, उस रूल का नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वो रूल क्या बोलता है, थोड़ा सा आपको वो पहले मैं समझाना चाहूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। वो रूल आपको ये कहता है कि अगर कोई एक चीज आपको m तरीके से कर सकते हो आप, ठीक है, और कोई दूसरी चीज आप n तरीके से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप एक टी शर्ट 3 तरीके से पहन सकते हो, यानी 3 टी शर्ट है तो 3 तरीके से अलग अलग दिन आप पहन सकते हो। और दूसरा आपके पास एक जीन्स है, ठीक है, जिसको आप 4 दिन अलग अलग से पहन सकते हो, क्योंकि 4 जींसेज हैं आपके पास। तो आप दोनों को अगर आप देखना चाहते हो कि कंबाइन करके कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हो, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि जितनी टी शर्ट के नंबर ऑफ वे हैं और जितने जीन्स के नंबर ऑफ वे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि m इंटू n आपके टोटल नंबर ऑफ वे हो जाएंगे। तो उसी तरीके से मैं आपको बोलूँ कि मेन आपके पास 3 तरह के टेंसेज हैं, ठीक है, और 4 उनके सब पार्ट है, तो टोटल आपके पास 12 टेंसेज बनने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये यहां तक की बात है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, तब तक मैं आपको आगे बताता हूं। तो स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा बोर्ड पर सामने देखिएगा। देखिए टेंस जो है वो बेसिकली एक तरह के वाक्य ही होते हैं। ठीक है, तो हमको टेंस को समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके वाक्य के प्रकार बता रहा हूँ। ठीक है, आपके सामने कुछ वाक्य के प्रकार हैं, उनको एक एक करके मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद हम वाक्यों में प्रयोग होने वाली चीज़ों को समझेंगे कि यानी क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो वाक्यों को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वाक्यों में प्रयोग होती हैं, वो समझेंगे, देन जाके हम टेंसेस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ सेंटेंसेस दे रखे हैं आपके आगे, वाक्यों के प्रकार। पहला प्रकार जो दे रखा है वो है अफर्मेटिव, यानी वाक्यों का एक टाइप है अफर्मेटिव, जिसको सकारात्मक बोलते हैं, यानी जिनमें सीधे सीधे वाक्य होते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए आपके सामने एक ही वाक्य को अलग अलग तरीके से लिख रखा है, ताकि आप उनको एक कंपैरिजन करके अच्छी तरीके से समझ भी पाए कि वाक्यों में क्या प्रकारों के आधार पर क्या अंतर होता है। तो पहला जो अफर्मेटिव टाइप का, सकारात्मक टाइप का जो वाक्य है, सेंटेंस है, वो है राम बाजार जाता है। ठीक है,
अगर हम इसी को नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं या इसी का नेगेटिव लिखते हैं तो उसमें नकारात्मकता यानी कि नहीं वर्ड आ जाता है, तो राम बाजार नहीं जाता है। ठीक है, राम बाजार जाता है अफर्मेटिव हो गया सकारात्मक, और राम बाजार नहीं जाता है ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। फिर है इंट्रोगेटिव, कहते हैं ना पुलिस वाले कि हम आपसे इंटरोगेशन करना चाहते हैं, यानी हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो इंट्रोगेटिव वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें प्रश्न पूछा जाता है, तो इनको प्रश्नवाचक सेंटेंस यानी कि वाक्य बोला जाता है। तो इसमें पूछा जाएगा जैसे क्या राम बाजार जाता है, क्या राम बाजार जाता है। इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी प्रश्न तो पूछा जाएगा लेकिन नकारात्मक के भाव से, नकारात्मकता के भाव से, यानी प्रश्न पूछा जाएगा लेकिन उसमें एक नहीं का फैक्टर भी होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पर देखें तो क्या राम बाजार नहीं जाता है, प्रश्न पूछा जा रहा है लेकिन नकारात्मकता का भाव है कि क्या राम बाजार नहीं जाता है। ठीक है, इस तरह की चीजें। फिर इसको हम प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बोल सकते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव को। फिर आपके पास दो कैटेगरी और होती है वाक्यों की, जिसको हम WH फैमिली के वाक्य बोलते हैं। हालांकि ये निकले इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव से ही हैं, लेकिन इनमें WH का फैक्टर आ जाता है। अभी WH फैमिली क्या होती है ये आपको मैं अभी थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि WH फैमिली वो होती है जिनमें जो सेंटेंसेज या जो वाक्य जिनमें WH का फैक्टर होता है, WH से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे वाई में WH आ गया, व्हेन, हाउ, वेयर, इन सब में WH से स्टार्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं इन शब्दों के बीच में WH आ रहा है जो क्वेश्चन के रूप में पुट हो रहा है। फॉर एग्जांपल वाई लिखते हैं, ठीक है, तो वाई में WH आता है। जैसे हम अगर वाई लिखें कहीं पे तो वाई के अंदर WH आता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, मैं वाई लिखूं या वैन लिखूं तो इसमें WH आता है। ठीक है, तो ये WH एक क्वेश्चन मार्क का काम करता है। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक प्रश्न है। तो WH फैमिली के भी इंट्रोगेटिव होते हैं। ठीक है, WH फैमिली इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य तो होते हैं लेकिन साथ में WH फैमिली के होते हैं ये। ठीक है, तो WH फैमिली के इंट्रोगेटिव, जिसमें राम बाजार क्यों जाता है, क्यों ये जो है ये WH फैमिली का एक मेंबर है, दैट इज वाई इसको हम WH फैमिली के इंट्रोगेटिव बोल रहे हैं। फिर WH फैमिली के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जैसे राम बाजार क्यों नहीं जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब WH फैमिली जो होती है एक तरीके से कुछ ग्रुप है वर्ड्स का जिसमें WH से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस बनते हैं। जैसे WH से स्टार्ट होता है वाई, वाई का मतलब होता है क्यों, तो ये एक प्रश्न पूछ लिया गया। व्हेन, व्हेन का मतलब होता है कब, उसमें भी WH आ गया स्टार्टिंग में। वेयर मतलब कहाँ, उसमें भी WH आ गया। तो ये सारे WH फैमिली के ग्रुप होते हैं, और इन ग्रुप में से अगर कोई भी वर्ड पर्टिकुलरली यूज किया जा रहा है सेंटेंस में तो वो WH फैमिली का प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। ठीक है ना, और अगर उसमें नकारात्मकता भी है साथ में, यानी कि बाजार क्यों नहीं जाता है टाइप में आ जाता है, नहीं भी आ रहा है साथ में, तो फिर वो WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाता है। कंपेरिजन के लिए आपके सामने वाक्य है, अफर्मेटिव हो गया राम बाजार जाता है, नेगेटिव हो गया राम बाजार नहीं जाता है, इंट्रोगेटिव क्या राम बाजार जाता है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या राम बाजार नहीं जाता है। यहां तक तो नॉर्मल सेंटेंसेस थे। ये जो दो हैं ये इन्हीं दोनों में से, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में से ही निकल के आए हैं। इनमें पहला है राम बाजार क्यों जाता है, यानी WH फैमिली का इंट्रोगेटिव, और दूसरा है राम बाजार क्यों नहीं जाता है, यानी WH फैमिली का ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा वाक्यों के भाग की, मतलब पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। जब हम कोई वाक्य बनाते हैं तो हमें उसमें ये भी पता होना चाहिए टेंस बनाने से पहले, टेंस सीखने से पहले, कि वाक्यों में कौन कौन सी चीज़ें यूज होती हैं और किस ऑर्डर में यूज होती हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले समझा रहा हूँ कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस यानी कि वाक्यों के भाग, वाक्यों में क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं। देखिए ये अफर्मेटिव वाक्य है। ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा था अफर्मेटिव नेगेटिव वाक्यों के प्रकार, तो ये वाक्यों में अफर्मेटिव है और ये नेगेटिव है। मैंने दो वाक्यों के थ्रू, दो सेंटेंसेस के थ्रू आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की। थोड़ा सा बोर्ड पर आप ध्यान दीजिएगा जिन चीज़ों पर मैं हाईलाइट करूंगा। देखिए सेंटेंस रखा है, पिछला ही वाक्य, सेम वाक्य को लेके हम पूरे टेंस में चलेंगे ताकि आपको कंपैरिजन इजी हो। बोले राम बाजार जाता है। ठीक है, अब इसमें आप देखिए इसका सेंटेंस बनेगा राम गोज टू मार्केट। ठीक है, आपको मैं बताऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये टेंस है, जब मैं रूल्स बताऊंगा तब आप बना पाओगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और ये उसका नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहां पर बोला रहा है राम बाजार जाता है, राम गोज टू मार्केट। तो इसमें राम, किसी भी सेंटेंस में राम यानी कि जो करता है, जो काम कर रहा है, उसको हम कर्ता बोलते हैं और इंग्लिश में इसको सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिनोट कर रखा है कि चाहे राम इंग्लिश या हिंदी दोनों में, उसको हम एरो से मैंने आपके लिए बना रखा है कि ये सब्जेक्ट है आपके लिए। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो बाजार जाता है का बना है गोज टू मार्केट, तो इसमें ये जो वर्ड है गोज, ठीक है, ये जो गोज है, ये गोज में सिर्फ गो की अगर हम बात करें इस पोर्टिकल की, तो गो मैंने आपके लिए लिखा है, ये क्या है, वर्ब है। ठीक है, क्रिया है आपके लिए। और टू मार्केट कहाँ जाता है, मार्केट को जाता है, बाजार को जाता है। तो जो भी काम कर्ता के द्वारा यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, कार्य करने को तो क्रिया बोलते हैं, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, वो जो कार्य किया जा रहा है वो क्रिया हो गया, वर्ब हो गया, और जो भी काम उसके द्वारा किया जा रहा है उसको हम कर्म बोलते हैं यानी कि ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो एक वाक्य के बेसिकली मेन ये तीन भाग होते हैं। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में ये तीन चीजें आती हैं, सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मतलब वर्ब कह सकते हो आप, और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो आएगा ही आएगा। लेकिन एक सेकंड केस और भी हो सकता है, जब आपका
सेंटेंस के अंदर आपका सब्जेक्ट, तो जैसे एक नेगेटिव का एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया है, उसी का सेम, राम बाजार नहीं जाता है, ठीक है। तो राम डज नॉट गो टू मार्केट, राम बाजार नहीं जाता, ये सेंटेंस है, राम डज नॉट गो टू मार्केट। तो इसमें आप देखिए राम तो हो गया आपका सब्जेक्ट, मैंने यहाँ हाईलाइट कर रखा है, राम आपका सब्जेक्ट हो गया जिसको हम कर्ता बोलते हैं हिंदी में, काम करने वाला, ठीक है, राम काम कर रहा है। और इसके बाद डज नॉट, तो ये जो डज नॉट में ये जो डज है ना, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया है ये, ठीक है। इसके बाद नॉट यानी कि नहीं, क्योंकि नकारात्मक वाक्य है, नहीं वर्ड यूज हो रहा है तो नकारात्मकता तो आएगी, नॉट आएगा। फिर है आपका गो यानी कि जाना, वर्ब क्रिया, तो मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, यानी कि कर्ता तो होगा ही, वर्ब भी होगी, ठीक है, और साथ में ऑब्जेक्ट भी होगा, तो ये तो होगा। बस इस सेंटेंस में नई चीज क्या आई है, इस सेंटेंस में नई चीज है कि हेल्पिंग वर्ब भी आ गई है, यानी कि डू और डज का यूज भी होगा, जिसमें कि डज जो है आपका यहाँ पर यूज होगा, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया का काम क्या होता है, ये क्रिया की यानी कि वर्ब की हेल्प करती है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है सहायक क्रिया, तो क्रिया की हेल्प करने वाली है ना। तो राम हो गया आपका सब्जेक्ट यानी कि कर्ता जो काम कर रहा है, डज हो गया हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया जो कि क्रिया की हेल्प करेगी, नॉट इसलिए आया क्योंकि नहीं है, और वर्ब जो है वो क्रिया हो गई। और टू मार्केट, राम बाजार नहीं जाता है, पर कहाँ नहीं जाता है, राम बाजार नहीं जाता है, राम नहीं जाता है बट कहाँ को नहीं जाता है, बाजार को नहीं जाता है, तो टू मार्केट लगेगा ऑब्जेक्ट, यानी जो भी काम राम के द्वारा किया जा रहा है, बाजार जाने का काम किया जा रहा है, वो ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म हो गया। तो एक बात आप इसमें ध्यान से समझेंगे कि आपने एक चीज नोट किया होगा कि हमेशा, ठीक है, जो नॉट है वो देखिए आपने ध्यान से, नॉट जो है वो गो से यानी वर्ब से पहले आ रहा है। तो कभी भी आप नोट करेंगे कि जो नॉट होता है वो हमेशा वर्ब से पहले आएगा, कोई भी दुनिया का कोई भी टेंस हो, इस बात को आप नोट करके लिख लीजिए कहीं पे कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो उसमें जो नॉट होगा, नेगेटिव में जब भी नॉट आएगा नेगेटिव सेंटेंस में, वो हमेशा वर्ब से पहले आएगा, ठीक है। तो एक सेंटेंस के बेसिकली ये 3 या 4 पार्ट होते हैं, एक आपका सब्जेक्ट हो गया, एक आपका हेल्पिंग वर्ब हो गई, एक आपका हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ वर्ब हो गई, ठीक है, और ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप बात करेंगे नॉट का, तो नॉट किसी में आता है किसी में नहीं भी आता है, तो वो इतना मैटर नहीं करता, वो आप अपने अकॉर्डिंग लगा लेना, और अगर नॉट आता है तो हमेशा वर्ब से पहले आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है, नॉट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या जो भी फॉर्म आप फर्स्ट सेकंड थर्ड अकॉर्डिंग टू सेंटेंस लगेगा वो लगा लेंगे, और देन आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यानी कि सबसे पहले कार्य करने वाला कर्ता आता है सब्जेक्ट में, ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले की बात नहीं, वो तो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि सेंटेंस कौन सा बन रहा है। अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट सबसे पहले नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बस यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि एक सेंटेंस में बेसिकली क्या क्या पार्ट्स यूज किए जाते हैं। एक सब्जेक्ट आता ही आता है, जरूर आएगा, हेल्पिंग वर्ब भी आती है, ठीक है, अगर आपका नेगेटिव सेंटेंसेस वगैरह आ रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब वगैरह भी आएगी, ठीक है, या अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव को छोड़ के बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब आता है। तो आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, आपका एक तो सब्जेक्ट हो गया, एक आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, एक आपकी वर्ब हो गई, और एक आपका ऑब्जेक्ट हो गया। जिसमें से अगर आप मेन में लेना चाहो तो सब्जेक्ट हमेशा आपको देखने को मिलेगा, वर्ब हमेशा देखने को मिलेगी, और ऑब्जेक्ट हमेशा देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट क्या हो गया, जो काम कर रहा है उस सेंटेंस में, कर्ता जिसको बोलते हैं। वर्ब क्या हो गई, जो क्रिया है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट यानी उस कर्ता के द्वारा जो मेन सब्जेक्ट है उसके द्वारा जो भी काम किया जा रहा है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे WH फैमिली की, ठीक है। आपको टेंस समझाने से पहले मैं जरूरी समझता हूँ कि WH फैमिली भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बार बार यूज होने वाली सेंटेंसेस में, तो आपको WH फैमिली बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि WH फैमिली क्या होती है, उसका कैसे यूज करते हैं, और उनमें कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बोला WH फैमिली इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग मेनली विद द WH, ठीक है, वर्ड WH से स्टार्ट होते हैं ये। तो WH फैमिली क्या होता है, एक ग्रुप है वर्ड्स का, ठीक है, जो कि स्टार्ट होते हैं वर्ड WH से। जैसे कि एग्जांपल के लिए वाई मतलब क्यों, तो क्यों में WH वर्ड यूज होता है, ठीक है, स्टार्टिंग में ही होता है मेनली, ज़्यादातर तो WH स्टार्टिंग में यूज हो जाता है, लेकिन एक आध ऐसे हैं जैसे कि आप कह सकते हो WH में आप व्हेन है, एक आध ऐसे हैं जिनमें WH बाद में भी यूज होता है, जैसे W बाद में है, एंड में है, और H पहले है। तो वाई मतलब क्यों हो गया, व्हेन मतलब कब हो गया, हाउ मतलब कैसे हो गया, साथ साथ आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। हु हो गया जिसका मतलब होता है कौन, वेयर मतलब कहाँ, हुम मतलब किसका, मतलब किनका, हुज मतलब किसका, ये होता है किसका, ये होता है किनका। अब देखिए किनका में एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि ये किनका सामान है, तो एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, या फिर हम किसी बड़े के लिए यूज करते हैं किनका का। जैसे मेरे से कोई एल्डर है, बड़ा है, तो मैं उनके लिए बोलूंगा ये किनका सामान है, क्या ये पिताजी का सामान है, ठीक है। तो इस तरीके से किनका यूज होता है, ठीक है। हुज हो जाता है किसका, अपने से छोटे अपने बराबर वालों के लिए यूज कर सकते हैं हुज, और ये सिंगुलर को शो करता है, यानी एक सिंगुलर नंबर के लिए यूज होता है कि किसका सामान है ये, ठीक है, हुज किसका सामान, विच कौन सा, ठीक है, एसेट्रा, ये सारे वर्ड्स इसमें यूज होते हैं WH फैमिली में। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा कि WH फैमिली जो होती है वो ग्रुप होती है वर्ड्स का जो कि स्टार्ट होते हैं WH से। एग्जांपल के लिए WH
वाई, वाई हो गया, वाई मतलब कौन, व्हेन हो गया, हाउ हो गया, ठीक है, व्हेन मतलब कब, हाउ कैसे, हु किसका, कौन, वेयर कहाँ पे, ठीक है, और हुम किनका, हुज किसका, विच किसका, ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें हैं। राम बाजार क्यों जाते हैं, अब सेंटेंसेस में यूज़ करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। तो WH फैमिली में ये चीज़ें उठ के आगे आ जाती हैं। WH फैमिली में जो क्यों है ना वर्ड, क्यों, ठीक है, क्यों मतलब वाई, तो ये वाई उठ के आगे आ जाता है सबसे पहले, ठीक है। और राम बाजार क्यों नहीं जाता है, अगर आता है तो भी WH फैमिली में क्यों अगर लगा है, कहाँ लगा है, कैसे लगा, ये सब लगते हैं WH फैमिली के वर्ड सबसे पहले आते हैं। बाकी मैं जब आपको रूल समझाऊंगा तो डिटेल में समझाऊंगा, फिलहाल आप इतना समझ लो कि WH फैमिली जब भी आएगी उसका वर्ड सबसे पहले स्टार्टिंग में सेंटेंस के पहले लगेगा टेंथ के अंदर, ठीक है। बाकी चीज़ें बाद में लगेंगी लेकिन वो पहले लगेगा। इसके बाद फिर आपका हेल्पिंग वर्ब लगता है, उस टेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, चाहे डू यूज हो रहा है, डज यूज हो रहा है, इज एम आर यूज हो रहा है, वाज वर यूज हो रहा है, कुछ भी यूज हो रहा है वो इसके बाद लगेगा और फिर वहाँ से सब्जेक्ट वगैरह नॉट वगैरह स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन करके अच्छी तरीके से रख लीजिए और अब चलते हैं थोड़ा और आगे। तो स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान देखेंगे आप, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन। इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात क्या है कि इन वाक्यों के अंत में रहा होगा होगा, या तो रही होगी मिलेगा, या तो फिर रहे होंगे आदि शब्द मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको देखा राम बाजार जा रहा होगा, तो ये जो जा रहा होगा में रहा होगा वर्ड आ रहा है, इसकी वजह से ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। वही एग्जाम्पल लेके हम आगे तक चलेंगे, जैसा कि आपको हमारे पैटर्न के बारे में पता है, हम सेम सेंटेंस को लेके चल रहे हैं ताकि हम कंपेरिजन करने में इजिली सक्षम हो, ठीक है। तो ये जा रहा होगा, ठीक है, राम बाजार जा रहा होगा, ये आपका सेंटेंस है। देखिए किस तरीके से बना रहे हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव की बात कर लेते हैं। राम विल बी, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे इंडेफिनिट में केवल विल था, यहाँ विल बी आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। राम विल बी गोइंग टू मार्केट, ठीक है, ये सेंटेंस है आपका। रूल आपको पता ही है, राम जो कि सब्जेक्ट है सबसे पहले, फिर विल या शैल में से कोई एक आ जाता है, फिर बी आ जाता है, ठीक है। और विल और शैल कैसे लगता है वो मैंने आपको बताया था। रूल क्या होता है कि नॉर्मल अगर सिचुएशन होगी, मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख रखा है, नॉर्मल अगर सिचुएशन होगी तो आई और वी के साथ शैल का यूज होगा और बाकी सबके साथ विल का यूज होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो रूल है आपको पता है विल और शैल के साथ साथ बी भी आएगा, तो आप विल और शैल बी लगा लीजिएगा, ना कि सिर्फ विल और शैल। विल और शैल जो था वो सिर्फ इंडेफिनिट के लिए था, फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए विल और शैल का यूज था, लेकिन विल बी और शैल भी जो है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में लगेंगे। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आपको विल और शैल के साथ बी भी लगाना पड़ेगा। और इस वर्ड का मतलब जो मतलब मैंने यहाँ लिखा वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब है कि नॉर्मल केस में, नॉर्मल सिचुएशन में आई और वी के साथ शैल लगता है और बाकी सबके साथ विल लगता है। लेकिन अगर सिचुएशन चेंज हो जाए, यानी नॉर्मल की जगह एब नॉर्मल सिचुएशन हो जाए, अब पूछने का मतलब सर एब नॉर्मल सिचुएशन का मतलब क्या है सर? एब नॉर्मल सिचुएशन का मतलब है कि जैसे अगर कोई कहीं पे प्रार्थना हो, प्रेयर हो, ठीक है, रिक्वेस्ट है या फिर गुस्सा है, प्यार है, ऐसी कोई भावना आपको देखने को मिल रही है जो कि थोड़ा सा अलग है, जैसे कि किसी को धमकी दी जा रही है दैट आई विल किल यू, मैं आपको मार डालूंगा, तो आप देख रहे हैं आई के साथ विल का यूज हो रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि आई के साथ शैल का यूज होगा, तो वाइस वर्सा वर्ड का मतलब है कि ये चीज पलट जाएगी, यानी आई और वी के साथ जो है वो विल का यूज होगा और बाकी सबके साथ शैल का यूज होगा, यानी वो जो रूल मैंने आपको बताया अभी भी वो बदल जाएगा। वाइस वर्सा का मतलब होता है अपोजिट, ठीक है। इस वर्ड को आप ध्यान रखेंगे, ये जितने भी फ्यूचर में आप देखेंगे, ठीक है, सेंटेंस बनेंगे, फ्यूचर टेंस जितने भी आएंगे उनमें ये विल और शैल का चक्कर सब में इसी तरीके से रहेगा, ठीक है। मैंने इससे पहले आपको फ्यूचर इंडेफिनिट बताया था, आपने आई होप वीडियो देखी होगी, और नहीं देखी तो पहले जाके देखिए, उसको देख के आइए, तब इसको समझिए तो जो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बाकी मैं यहाँ भी क्लियर कर रहा हूँ आपको कि आई और वी के साथ शैल आता है नॉर्मल सिचुएशन में और बाकी सबके साथ, अदर्स के साथ विल आता है, ठीक है। और विल बी और शैल भी तो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, नहीं तो विल और शैल लगता है इंडेफिनिट में, तो विल और शैल को बस आप याद रखिए, बी तो इसकी वजह से लग रहा है कॉन्टिन्यूअस की वजह से। और नॉर्मल सिचुएशन में आई और वी के साथ शैल का यूज, बाकी सबके साथ विल का यूज। और वाइस वर्सा का मतलब अगर सिचुएशन बदल जाए, नॉर्मल सिचुएशन ना हो, एब नॉर्मल सिचुएशन हो, तो एब नॉर्मल में आई और वी के साथ विल का यूज होगा और अदर के साथ जो है वो शैल का यूज होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर चूंकि राम बाजार जा रहा होगा, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, कोई भी भावना व्यक्त नहीं हो रही, ना तो रिक्वेस्ट है, ना प्रेयर है, ना डर है, ना भय है, कुछ ऐसी भावना का पता नहीं चल रहा है, ठीक है। कुछ एबनॉर्मल केस नहीं है, नॉर्मल केस है, राम बाजार जा रहा होगा, भाई नॉर्मल बात है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपने देखा कि आई और वी के साथ विल का यूज होना चाहिए एबनॉर्मल केस में, लेकिन ये नॉर्मल केस है, तो नॉर्मल केस में अदर, यानी कि राम जो है वो अदर केस में आ रहा है, तो इसलिए इसके साथ विल का यूज किया गया है। राम जो है आई और वी के साथ शैल और बाकी सबके साथ विल, तो भाई बाकी सब में तो राम आ रहा है ना, अदर केसेस में आ रहा है ना, ही, शी, इट, नेम एक्सेट्रा,
इन सब में ही राम ही आ रहा है, तो इसलिए राम के साथ यहाँ विल लगा है। तो दैट इज वाई ये जो सेंटेंस है राम बाजार जा रहा होगा, इसके साथ लग रहा है राम विल बी गोइंग टू मार्केट, राम विल बी गोइंग टू मार्केट। समझ पा रहे हैं आप क्या बोल रहा हूँ मैं? राम विल बी गोइंग टू मार्केट, इसलिए यहाँ पे इस विल का यूज किया गया है, ठीक है ना, राम के साथ। तो सब्जेक्ट राम हो गया आपका, ठीक है। विल और शैल में से एक आ गया, आपको विल क्यों आया मैंने अभी बताया। फिर बी लग जाता है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो विल बी या शैल भी आता है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब और उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाता है, गोइंग, ठीक है, गो है फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी आ गया। फिर आपका ऑब्जेक्ट है तो हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो राम विल बी गोइंग टू मार्केट, ये सेंटेंस बन गया। फिर राम बाजार नहीं जा रहा होगा, ठीक है, ये नेगेटिव आ गया, नकारात्मक सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य आ गया। तो हम लिखेंगे राम विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट, ठीक है, राम विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। अब इसमें एक चीज़ आप नोट करेंगे, ठीक है, क्या चीज़ नोट करेंगे कि मैंने आपको बताया था पिछले सारे टेंसेस में कि जो वर्ब होती है, ठीक है, क्रिया, उससे जस्ट पहले नॉट आता है नेगेटिव में, उससे जस्ट पहले, यानी गो से पहले, नियम से गो से पहले नोट आना चाहिए। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि बी से पहले नोट आ रहा है, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, विल भी एक हेल्पिंग वर्ब है, इससे पहले नोट आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था इसके लिए क्या है कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं, कुछ ऐसे टेंसेस हैं जिसमें ऐसा होगा, जैसे सभी के प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जितने के भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है उनमें आएगा, ठीक है। साथ में जो इस तरीके के सेंटेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के, उसमें भी आएगा, ठीक है। इसमें विल भी लग रहा है तो बी से पहले नोट आएगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, चाहे कोई भी नेगेटिव सेंटेंस या नॉट वाला सेंटेंस हो, ठीक है। तो इसलिए राम बाजार नहीं जा रहा होगा एक नकारात्मक वाक्य है, इसलिए इसके आगे है राम विल नॉट बी, ठीक है, गोइंग टू मार्केट। रूल वही है, सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर विल या शैल में से एक आ जाएगा, तो यहाँ विल आ गया। क्यों आएगा वो मैंने आपको बता दिया। फिर आपका आ गया नॉट बी, ठीक है, नॉट बी, तो विल नॉट बी, ये रहा नॉट बी, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये रहा गो और उसके साथ आईएनजी, तो ये रहा आईएनजी, उसके बाद मार्केट, है ना, ऑब्जेक्ट आ गया, टू मार्केट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ, ठीक है। इंट्रोगेटिव देखेंगे, प्रश्नवाचक जो आपके वाक्य बनते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। विल राम बी गोइंग टू मार्केट, क्या राम बाजार जा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन साफ बोला हुआ है, क्या राम बाजार जा रहा होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो आपको पता है जितने भी इंट्रोगेटिव हम बनाते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ जाती है, तो हेल्पिंग वर्ब में से भी याद रखेंगे पूरा हेल्पिंग वर्ब विल भी है, लेकिन उसमें से सिर्फ विल उठ के आगे आएगा, ठीक है। विल राम बी गोइंग टू मार्केट, ठीक है। रूल वही है, विल या शैल में से एक आएगा। तो यहाँ विल क्यों आ रहा है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि राम जो है वो अकेला है और नॉर्मल सिचुएशन है, तो राम के साथ जो है वो विल आएगा। एब नॉर्मल सिचुएशन होती तो राम के साथ शैल आता, ठीक है ना। तो विल राम बी गोइंग टू मार्केट, ठीक है। हालांकि एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि अब इंग्लिश में रूल्स ऐसे चल रहे हैं कि आपको नॉर्मल एब नॉर्मल के देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो आप हर जगह विल का यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो विल आ गया, विल राम बी गोइंग टू मार्केट, ठीक है, आपने कर दिया ये चीज़। तो विल या शैल में से एक यहाँ आ जाएगा रूल के अकॉर्डिंग। ये हैश में जितने भी लिखे हुए रूल हैं, थोड़ा इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। जितने भी हैश के साइन मैंने लगा रखे हैं ये रूल्स हैं, तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर करके नोट करते हुए चलिएगा, ताकि आपको ये रूल सारे पता रहें और फ्यूचर में आप लिख सको, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं विल और शैल आ जाता है सबसे पहले, तो आ गया। फिर सब्जेक्ट आएगा जो कि राम है, कर्ता जो कार्य कर रहा है इस सेंटेंस में, जिसके बारे में बात हो रही है। फिर बी आता है, तो ये रहा बी। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना, और गो उसके साथ आईएनजी, तो ये रहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फिर ऑब्जेक्ट, तो ये रहा टू मार्केट। सिमिलरली आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बनेगा, जो कि अगला सेंटेंस है, क्या राम बाजार नहीं जा रहा होगा, ठीक है। तो विल राम नॉट बी गोइंग टू मार्केट, तो विल या शैल में से एक बन जाएगा आपका। फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, जो कि ये रहा राम। फिर नॉट आ जाएगा, ये रहा नॉट, है ना। फिर नॉट के साथ बी आता है, तो आपको पता है नॉट बी हो जाएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आईएनजी, तो ये रहा गोइंग, और फिर ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। और एक साथ चीज़ एक लास्ट बता देना चाहता हूँ, यहीं पर लगे हाथ, अभी तक सारे ही टेंसेस में मैंने बताया, बार बार वही ट्रिक्स बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा कि अगर WH फैमिली का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, WH फैमिली का इंट्रोगेटिव और WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो हमें करना क्या है, WH फैमिली का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, इसी का फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का WH फैमिली का इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, ये आपका इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है ना, इसके आगे हम WH फैमिली का वर्ड लगा देते हैं, जैसे वाई, ठीक है। जैसे होता है कि राम बाजार, यहाँ से आप नोट कर लिए, राम बाजार क्यों जा रहा होगा, क्यों जा रहा होगा, यहाँ पर राम बाजार क्यों जा रहा होगा, यहाँ पर क्यों आ जाए, तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे, WH फैमिली का वर्ड वाई। राम बाजार कब जा रहा होगा, ऐसा होता तो व्हेन लगा देते हैं। ये पूरा सेंटेंस ऐसे रहता है, व्हेन या वाई विल राम बी गोइंग टू मार्केट, ठीक है, सेम सेंटेंस होता, बस व्हेन या वाई राम बी गोइंग टू मार्केट।
ठीक है, व्हेन विल राम बी गोइंग टू मार्केट या वाई विल राम बी गोइंग टू मार्केट, सेम। यानी ट्रिक ये है कि आपको जब भी WH फैमिली का इंट्रोगेटिव बनाना है तो नॉर्मल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जस्ट आगे आप WH फैमिली का इंट्रोगेटिव सेंटेंस लगा देंगे। ठीक है, WH फैमिली का इंट्रोगेटिव सेंटेंस लगा देंगे, यानी WH फैमिली का जो वर्ड है, मेंबर है, वो आप लगा देंगे। यानी कि WH फैमिली का इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आगे WH फैमिली का कीवर्ड या मेंबर जो है वो लगा देंगे, वाई वैन जो भी हो। ठीक है, WH फैमिली मैंने आपको अच्छी तरीके से बताई है। फिर आपका है कि क्या राम बाजार नहीं जा रहा होगा, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव के आगे अगर आप WH फैमिली का वर्ड लगा देंगे, जैसे यहाँ पे है विल राम नॉट बी गोइंग टू मार्केट, तो इसके आगे अगर आप WH फैमिली का वर्ड लगा दें वाई, तो वाई विल राम नॉट बी गोइंग टू मार्केट, ये सेंटेंस बन जाएगा राम बाजार क्यों नहीं जा रहा है। ठीक है, ये राम बाजार क्यों नहीं जा रहा होगा, राम बाजार क्यों, यहाँ आ जाएगा क्यों नहीं जा रहा होगा। तो वाई विल राम नॉट बी गोइंग टू मार्केट, सेम, वाई विल राम नॉट बी गोइंग टू मार्केट। और रूल में भी विल से पहले या शैल से पहले आपका WH फैमिली का कीवर्ड आ जाएगा, चाहे वो वाई हो, वैन हो, कब हो, कहाँ हो, जो भी लगाना है वो लगा दीजिएगा, और WH फैमिली का भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। यानी कुल मिला के ट्रिक ये है कि जब भी आपको WH फैमिली का इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आगे WH फैमिली का वो मेंबर लगा देना है, तो WH फैमिली का इंट्रोगेटिव बन जाएगा। और WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो जो आपका नॉर्मल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसके आगे आप WH फैमिली का कीवर्ड लगा दीजिएगा, वाई वैन जो भी है, तो WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने ये वीडियो में समझाने की कोशिश की है। सभी टेंसेस ओवरऑल इसी तरीके से हैं, बस उनमें हेल्पिंग वर्ब और जो वर्ब है उसकी फॉर्म्स बदल जाती हैं, क्रिया का जो फॉर्म होता है ना, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, वो बदलती है। बाकी टेंसेस का रूल सबका लगभग सेम है। तो अगर आप एक भी टेंस को अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं तो बाकी सारे टेंसेस आप प्रैक्टिस से बना सकते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अभी थोड़ी देर में।